हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सन क्लासेस में फिर से। अपना टॉपिक चल रहा है इरिगेशन। एग्रीकल्चर का कौन सा? इरिगेशन। सिंचाई सिंचाई की विधियां पढ़ ली थी हमने। उसके बाद चल रहा था अपना सिंचाई का निर्धारण किस तरह से करते हैं। पहला आपने हमने पढ़ा था पौधों के आधार पर सिंचाई का निर्धारण पढ़ा था, उसमें क्रांतिक अवस्थाएं देखी थी। और अब देखते हैं हमने मृदा नमी के आधार पर सिंचाई का निर्धारण। 2 नंबर पार्ट अपना मृदा नमी के आधार पर सिंचाई का निर्धारण। मृदा नमी के आधार पर सिंचाई का निर्धारण किस तरह से करते हैं। इसके 2-3 पॉइंट अपने, एक तो देखते हैं मलानी बिंदु, जिसे बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट। यानी मृदा जल की वह मात्रा जिसे सिंचाई करने पर भी पौधा उपलब्ध नहीं कर पाता, उसे क्या बोलते हैं? विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। विल्टिंग पॉइंट दो तरह से होता है, एक तो होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। एक होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और दूसरा है अस्थायी विल्टिंग पॉइंट। स्थायी में कौन सा है? स्थायी मलानी बिंदु। सिंचाई की वह अवस्था जो पौधों को अपन सिंचाई अगर जल की आवश्यकता है उसे जल देने पर भी वह अपनी सही अवस्था में नहीं आ पाता, उसे क्या बोलते हैं? स्थायी मलानी बिंदु कहते हैं, यानी परमानेंट। और एक आता है अस्थायी। 2 नंबर कौन सा है? अस्थायी। यानी मुरझाने की वह अवस्था, पौधे की मुरझाई वह अवस्था जिसे सिंचाई देने पर वह अपनी पुनः वही अवस्था में आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अस्थायी मलानी बिंदु बोला जाता है। भी उसे अस्थायी मलानी बिंदु बोला जाता है। मुरझाए हुए पौधे और उसे जल देते हैं, उसके बाद वह अपनी वापस पुनः वही स्थिति में आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अस्थायी मलानी बिंदु बोला जाता है। फिर आता है एक फील्ड कैपेसिटी, यानी क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र क्षमता किसे बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी किसे बोला जाता है? क्षेत्र जल की वह मात्रा जहां पर पौधा आवश्यकता के अनुसार पानी ग्रहण करता रहता है। जल की वह मात्रा जहां पर पौधा आवश्यकता अनुसार पानी ग्रहण करता रहता है। भी आवश्यकता अनुसार पानी ग्रहण करता रहता है। जल की वह मात्रा जिसे पौधा आवश्यकता अनुसार अपना पानी ग्रहण करता रहता है, उसे क्या बोला जाता है? क्षेत्र क्षमता बोला जाता है। यह मृदा की कौन सी अवस्था पर, यानी यह अवस्था सिंचाई करने के 48 से 72 घंटे के पश्चात पाई जाती है। कौन सी? 48 से 72 घंटे, 48 से 72 घंटे के पश्चात पाई जाती है भी है। ठीक है। एक आता है क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक नमी बिंदु आता है, जिसे क्या बोलते हैं हमें? क्रांतिक नमी बिंदु। क्रांतिक नमी बिंदु यानी मुरझान गुणांक।
मुरझान गुणांक किसे बोला जाता है अभी? मुरझाने मृदा जल की वह स्थिति जो पौधा सूखने के पश्चात मृदा में सूखने के पश्चात भी मृदा में रह जाता है, अवस्था क्या कहलाती है? क्रांतिक बिंदु नमी अवस्था कहलाती है। मृदा जल की वह अवस्था उस यानी सिंचाई देने पर भी मृदा में जो नमी है पौधा सूख जाता है, उसके बाद जो मृदा में नमी रह जाती है उसे क्या बोला जाता है अभी? क्रांतिक नमी बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रांतिक नमी बिंदु कहा जाता है। मृदा जल की वह स्थिति, मृदा जल की वह स्थिति पौधा सूखने के पश्चात भी मृदा में नमी बनी रहती है, नमी बनी रहती है, उसे क्या बोलते हैं? मुरझान गुणांक। क्या कहा जाता है? मुरझान गुणांक कहलाता है भी, मुरझान गुणांक कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना मृदा नमी के आधार पर इरिगेशन का निर्धारण भी, सिंचाई का निर्धारण। और एक हो गया था अपना पौधों के आधार पर सिंचाई का निर्धारण हो गया था। अब आती है अपनी जलमांग। अगला अपना इस इरिगेशन का कौन सा टॉपिक आता है? जलमांग। जलमांग का निर्धारण कैसे करते हैं पौधों में, ये देखनी। यानी जल की वह मात्रा जो पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, जो निश्चित समय पर उन्हें उपलब्ध कराई जाती है, वो क्या कहलाती है? जलमांग कहलाती है। जल की वह मात्रा जो एक फसल की निश्चित अवधि तक सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। जल की वह मात्रा जो एक फसल की निश्चित वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। निश्चित सामान्य या निश्चित अवधि तक, निश्चित अवधि तक, निश्चित अवधि तक निश्चित सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। निश्चित अवधि तक सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। क्या कहलाती है अभी? उस फसल की क्या कहलाती है? जलमांग कहलाती है। उस फसल की जलमांग कहलाती है। जल की वह मात्रा जो एक फसल की निश्चित अवधि तक सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, वो उस फसल की क्या कहलाती है? जलमांग कहलाती है भी। वाह, जैसे जलमांग का एक निर्धारण करने का एक फॉर्मूला है, जैसे जलमांग वाष्पोत्सर्जन की वाष्पीकृत जल की मात्रा प्लस पौधे में उपयोग में ली गई जल की मात्रा और सिंचाई के दौरान पानी से हानि की मात्रा और पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में हानि की मात्रा, जल की हानि की मात्रा कौन कौन से हो गए? वाष्पीकृत जल की मात्रा, वाष्पीकृत जल की मात्रा प्लस पौधे में प्रयोग में ली गई जल की मात्रा, पौधों द्वारा प्रयोग में ली गई जल की मात्रा प्लस में वाष्पीकृत जल की मात्रा, पौधों द्वारा प्रयोग में ली गई जल की मात्रा और सिंचाई के दौरान हानि हुई जल की मात्रा, और वाष्पोत्सर्जन द्वारा हानि हुई जल की मात्रा।
किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हानि हुई जल की मात्रा। ठीक है, वाष्पीकृत जल की मात्रा, पौधों द्वारा प्रयोग में ली गई जल की मात्रा, सिंचाई के दौरान हानि हुई जल की मात्रा और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हानि हुई जल की मात्रा, ये है जलमांग। जल की वह मात्रा जो एक फसल की निश्चित अवधि तक है और सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, उस फसल की क्या कहलाती है? जलमांग कहलाती है। जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक तो फसल की प्रकृति, मृदा का प्रकार, जलवायु है, तापमान है, प्रकाश की अवधि है, वायु की गति है, फसल प्रबंधन है। फसल प्रबंधन है। जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, तापमान भी होता है, वाष्पोत्सर्जन भी होता है और फसल की प्रकृति भी होती है और जलवायु भी होती है और प्रकाश की अवधि भी होती है। सभी प्रकार के जो ये कारण है वो जलमांग को प्रभावित करने, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बताए जा रहे हैं कि मृदा के फसल की प्रकृति, मृदा का प्रकार, यानी मृदा कौन सी प्रकार की है, बलुई है या दोमट है या काली है या लाल है, उस प्रकार से जलमांग को प्रभावित कर सकती है। तापमान कम या अधिक भी जलमांग को प्रभावित कर सकता है। वायु की गति किस प्रकार से है वो भी जलमांग को प्रभावित करती है। और फसल प्रबंधन, जैसे खरपतवार हो गया, खरपतवार नियंत्रण हो गया, कीट नियंत्रण हो गया, रोग निदान हो गया, सभी प्रकार के ये जो कारण है वो जलमांग को क्या करते हैं? भी प्रभावित करते हैं। फसल प्रबंधन में ये होता है। अब महत्वपूर्ण फसलों की, कुछ फसलों की जलमांग, महत्वपूर्ण फसलों की जलमांग, इसे मैं एक टेबल के द्वारा देखते हैं क्या क्या देखते हैं अभी। जैसे पहला आ गया धान, कौन सा आ गया? धान। उसके बाद गेहूं, उसके बाद क्या आ गया? गेहूं। फिर आता है गन्ना, गन्ना, ज्वार, मक्का, मूंगफली, मक्का, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, कपास, सोयाबीन, तंबाकू, आलू, बरसीम मटर, आलू, बरसीम मटर, जौ बाजरा, जौ बाजरा, ये फसलें हैं। इनकी हमें क्या देखते हैं? जलमांग देखते हैं। कितनी, किस फसल की कितनी जलमांग। पहला आता है धान। धान की होती है 900 से 2500 mm। धान की कितनी होती है भाई? 900 से 2500 mm। ठीक है। फिर आता है गेहूं। गेहूं की होती है 450 से, यानी 450 से 600 mm। फिर आता है गन्ना। गन्ना की होती है 1500 से 2500, 1500 से 2500 mm। फिर है जवार। जवार की भी 450 से 450 से 650 mm। उसके बाद आता है मक्का। मक्का के 500 से 800 mm। उसके बाद आती है मूंगफली 500 से 700 mm, 500 से 700 mm। उसके बाद आता है कपास 800 से 1200, 800 से 1200 mm। उसके बाद आता है सोयाबीन 450 से 700, 450 से 700 mm। फिर आता है तंबाकू
400 से 600, 400 से 600 तंबाकू के बाद आता है आलू, आलू के 500 से 700, 500 से 700 बरसीम के है 650 से 900 उसके बाद आती है मटर 350 से 500, 350 से 500 फिर अभी जो 250 से 400 250 से 400 उसके बाद आता है बाजरा 200 से 300 200 से 300 किसके भी बाजरा के 200 से 300 भी। ठीक है, तो देख लो धान की है 900 से 2500 900 से कितनी है भी 2500। फिर आता है गेहूं, गेहूं की है 450 से 600 गन्ना की है 1500 से 2500 जवार की है 450 से 650 मक्का की है 500 से 800 मूंगफली की है 500 से 700 कपास की है 800 से 1200 सोयाबीन की है 450 से 700 तंबाकू की है 400 से 600 आलू की है 500 से 700 बरसीम की है 650 से 900 मटर की है 350 से 500 जौ की है 250 से 400 और बाजरा की है 200 से 300 सर्वाधिक जलमांग वाली फसल, सर्वाधिक जलमांग वाली फसल कौन सी है भी धान। किसके आधार पर प्रतिदिन के आधार पर, प्रतिदिन के आधार पर। और एक और है सर्वाधिक जलमांग वाली फसल, एक और है गन्ना। कौन सी है गन्ना जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर। अगर क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक जलमांग वाली फसल प्रतिदिन के आधार पर कौन सी है तो धान होगी। अगर जीवन चक्र के आधार पर पूछे तो कौन सी होगी गन्ना होगी। प्रतिदिन के आधार पर धान होगी और जीवन चक्र के आधार पर पूछे सर्वाधिक जलमांग जीवन चक्र के आधार पर किसके भी गन्ना की है और प्रतिदिन के आधार पर किसके भी धान की है। और सबसे कम जलमांग वाली फसलें कौन सी है, एक तो होगी बाजरा मूंग मोट जो राजस्थान की मुख्य फसलें होती है उनमें सबसे कम जलमांग वाली फसलें है भी। अब अपने देखते हैं अगला टॉपिक सिंचाई का, ये जल निकास, जल निकास। जल निकास यानी भूमि की जो भूमि के ऊपर जो अतिरिक्त जल है उसको उसके फील्ड से या खेत से बाहर निकालना क्या कहलाता है भी जल निकास है कहलाता है। क्या कहलाता है जल निकास है कहलाता है। भूमि की जैसे परिभाषित कर देते हैं इसे, भूमि की सतह तथा अधोसतह, अधोसतह से जल को कृत्रिम रूप से, जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। क्या कहलाता है कहलाता है भूमि की सतह अधोसतह से जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना, अतिरिक्त जल है वो उसको कृत्रिम रूप से बाहर निकालना क्या कहलाता है जल निकास कहलाता है। जल निकास की आवश्यकता
भूमि की निचली सतह में कठोर परत का होना और अतिवृष्टि भूजल स्तर का ऊपर होना। यानी अगर जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भी अगर भूमि के नीचे कठोर परत होती है तब हम जल भर जाता है, नीचे जाता नहीं है, उस स्थिति में हम जल निकास की आवश्यकता होती है। दूसरी, अगर अतिवृष्टि हो जाए, बरसात ज्यादा हो जाए तो जल निकास की आवश्यकता होती है। और अगर भू स्तर जल का ऊंचा होना, यानी भूमि में जो निचली सतह है उसके जल है वो ऊपर होना, जो नीचे जल जा नहीं पाता है, उसी तरह से उस समय हमें जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। जल निकास के लाभ क्या है? एक तो तापमान नियंत्रित रहता है, दूसरा मृदा वायु संचार बना रहता है। ठीक है, जल निकास की आवश्यकता हमने बता दी और जल निकास के लाभ भी बता दी। अब है विधियां, जल निकास की विधियां। कौन सी है जल निकास की विधियां? जल निकास की विधियां देखते हैं। एक तो पृष्ठीय विधियां, वही है जल, मतलब अपने सिंचाई की जो विधियां पड़ी थी उसी में भी ये जल देने की जो विधियां थी वही जल निकास की विधि उसी प्रकार से आती है। जैसे अपने एक तो आती है पृष्ठीय विधियां और एक आती है अधोपृष्ठीय भूमिगत विधियां भी, एक आती है अधोपृष्ठीय भूमिगत। दो प्रकार की विधियां इसमें, एक तो पृष्ठीय और दूसरा है अधोपृष्ठीय। पृष्ठीय विधि में तो हम मतलब ऊपर खेत के जो भूमि है उसके ऊपर एक खाइयां बना करके उसे जल निकास कर सकते हैं। अधोपृष्ठीय में नीचे पाइप या पत्थर की जो लाइनें हैं वो दबा करके, यानी खेत के बाहर की तरफ, नीचे के नीचे सुरंग से खेत के बाहर की तरफ निकाल देते हैं और वो जल का निकास हो जाता है। उस प्रकार से जल का निकास करते हुए मृदा जल का वर्गीकरण। अगला टॉपिक अपना मृदा जल का वर्गीकरण। मृदा जल का मृदा जल का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं, एक तो भौतिक आधार पर और एक जैविक आधार पर। कौन से? पहले पढ़ते हैं अपने भौतिक आधार पर। फर्स्ट है अपना भौतिक और जैविक। सेकंड कौन सा है? जैविक। पहला पढ़ते हैं अपने भौतिक। ठीक है, भौतिक आधार, भौतिक आधार पर मृदा जल का वर्गीकरण। एक तो होता है गुरुत्वीय जल, एक होता है आर्द्रता ग्राही जल। कौन सा होता है भी? गुरुत्वीय जल और एक आर्द्रता ग्राही जल और एक केशीय जल भी। ये कौन सा होता है भी? केशीय जल। देखो इसमें पहला भौतिक आधार पर पहला वर्गीकरण अपना पहला वर्गीकरण कौन सा है भी? गुरुत्वीय जल, गुरुत्वीय जल। ठीक है, गुरुत्वीय जल। जल की वह मात्रा जो सिंचाई वर्षा के 72 घंटे पश्चात, जल की वह मात्रा जो सिंचाई व वर्षा के 72 घंटे पश्चात गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मृदा की निचली सतह पर चली जाती है। ठीक है ना, जल की वह मात्रा जो सिंचाई व वर्षा के 72 घंटे पश्चात गुरुत्वीय बल के कारण नीचे चली जाती है। जल की वह मात्रा जो सिंचाई व वर्षा के 72 घंटे पश्चात क्या हो जाती है? गुरुत्वीयकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चली जाती है। उसे क्या कहते हैं भी? गुरुत्वीय जल
कहलाता है। भी यह 72 घंटे के पश्चात है, यह जल पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। क्या नहीं है? पौधों के लिए यह जल पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। भी जल की वह मात्रा जो सिंचाई करने के 72 घंटे के पश्चात गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चली जाती है, वो गुरुत्वीय जल कहलाता है, और यह पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है। भी इसका जो दाब और प्रेशर होता है, दाब है या प्रेशर है, वो कितना होता है? भी 1/3 बार या 0.33 एटम, मतलब बार। ठीक है, 1/3 बार या 0.33 दाब, जिसे ATAM एटम भी बोलते हैं। ठीक है, इनका दाब कितना होता है? 1/3 बार या 0.33 बार होता है। अगला आता है एक तो आर्द्रता ग्राही जल। आर्द्रता ग्राही जल, आर्द्रता ग्राही जल बी है। आर्द्रता ग्राही जल, जल की वह मात्रा जो मृदा पर या भूमि पर पतली परत के रूप में चिपका रहता है, चिपका रहता है। जल की वह मात्रा जो मृदा या भूमि की सतह पर पतली परत के रूप में चिपका रहता है, क्या कहलाता है? आर्द्रता ग्राही जल कहलाता है। इसका 31 से 1000 बार होता है। भी क्या होता है? यह जल 31 से 1000 बार पर रहता है। 31 से 1000 बार पर रहता है। आर्द्रता ग्राही जल भूमि की सतह पर पतली परत के रूप में चिपका रहता है, और ये 31 से 1000 बार पर उपलब्ध होता है या रहता है। भी चिकनी मृदाओं में 15 से 20% तक पाई जाती है। भी उस अगला आता है केशिका जल। इसका गुरुत्वीय जल आ गया, आर्द्रता ग्राही आ गया, तीसरा पार्ट है इसका केशीय जल। 3 नंबर कौन सा है? केशीय जल। कौन सा आता है? केशीय जल। मृदा कणों के मध्य रेगिस्तान, यानी जो मृदा के कण होते हैं उनके मध्य जो स्पेस होता है, उनके बीच में जो जल पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? केशीय जल कहलाता है। ठीक है, मृदा कणों के मध्य पाए जाने वाले, मृदा कणों के मध्य पाए जाने वाले स्थान पर उपलब्ध जल की मात्रा केशीय जल कहलाती है। केशीय जल या केशिका जल कहलाता है। मृदा कणों के मध्य पाए जाने वाले रेगिस्तान पर पाया जाता है, जो मृदा कणों के मध्य स्थान पर पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? केशीय जल कहलाता है। ठीक है, इसका जो जल भार है या दाब है वो कितना होता है? 0.31 से 0.33 से 31 बार। दाब कितना होता है इनका? 0.33 से 31 बार पर होता है। ये पौधों के लिए उपलब्ध होता है। ये पौधों के लिए क्या होता है? उपलब्ध होता है। पौधों के लिए उपलब्ध, पौधों के लिए कौन सा जल आवश्यक है? भी केशीय जल आवश्यक है, जो पौधों को उपलब्ध होता रहता है, मृदा कणों के मध्य पाया जाता है, और 0.33 से 31 बार पर यह
उपस्थित रहता है या पाया जाता है भी। ठीक है, अब आता है जैविक आधार। 2 नंबर कौन सा है अपना? जैविक आधार। दो नंबर जैविक आधार। इसमें एक तो आता है उपलब्ध जल। 1 नंबर पॉइंट कौन सा आता है? उपलब्ध जल। उपलब्ध जल कौन सा होता है भी? जो वह जल जो मलानी बिंदु व क्षेत्र क्षमता के मध्य पाया जाता है। वह जल जो मलानी बिंदु व क्षेत्र क्षमता के मध्य पाया जाता है। वह जल मलानी बिंदु व क्षेत्र क्षमता के मध्य पाया जाता है। क्या कहलाता है भी? उपलब्ध जल कहलाता है। एक आता है अनुपलब्ध, इसी में आता है, इसी का पार्ट है अन उपलब्ध जल। अन उपलब्ध स्थायी मलानी बिंदु पर उपस्थित जल पौधों को प्राप्त नहीं होता। जो स्थायी मलानी बिंदु होता है ना, हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में, स्थायी मलानी बिंदु पर उपस्थित जल, स्थायी मलानी बिंदु पर उपस्थित जल जो पौधों को प्राप्त नहीं होता। स्थायी मलानी बिंदु पर उपस्थित जल जो पौधों को प्राप्त नहीं होता, क्या कहलाता है? अनुपलब्ध जल कहलाता है। यह जल मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के उपयोग में आता है। यह जल मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के उपयोग में आता है। यह जल मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के उपयोग में आता है। यह जल मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के उपयोग में आता है। कौन सा? अनुपलब्ध जल जो स्थायी मलानी बिंदु पर उपस्थित पौधों के लिए उपयोगी नहीं होता है या उन्हें प्राप्त नहीं होता है। आवश्यकता से अधिक जल, आवश्यकता से अधिक जल। 3 नंबर पॉइंट कौन सा है इसका? आवश्यकता से अधिक जल। जल की वह मात्रा जो क्षेत्र क्षमता के ऊपर पाया जाता है। क्षेत्र क्षमता के ऊपर पाया जाता है। क्षेत्र क्षमता के ऊपर पाया जाता है। जल की वह मात्रा जो क्षेत्र क्षमता के ऊपर पाया जाता है। जल की वह मात्रा जो किस पे पाया जाता है? क्षेत्र क्षमता के ऊपर पाया जाता है। क्षेत्र क्षमता के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, अब अपना आता है अगला मृदा नमी ज्ञात करना। मृदा नमी ज्ञात करना। मृदा नमी किस तरह से ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। मृदा जल का वर्गीकरण हो गया भौतिक आधार पर और जैविक आधार पर। ठीक है, भौतिक आधार पर पढ़ा था हमने गुरुत्वीय जल, गैसीय जल और आर्द्रता ग्राही जल। और जैविक आधार पर पढ़ा था उपलब्ध, अनुपलब्ध और आवश्यकता से अधिक जल। भौतिक में हमने पढ़ा था गुरुत्वीय जो 31/1/3 बार पर रहता है और आर्द्रता ग्राही जल है वो 31 से कितने पर है? 1000 बार तक रहता है। और गैसीय जल है वो 0.33 से कितने पर रहता है? 31 बार पर रहता है, जो पौधों के लिए प्राप्त होता है। कौन सा जल? गैसीय जल होता है। मृदा नमी ज्ञात करना। मृदा नमी ज्ञात करना अगला टॉपिक है अपना मृदा नमी ज्ञात करना। मृदा नमी किस तरह से ज्ञात करते हैं? देखिए इसकी 2 विधि, एक तो है भारात्मक और एक
आयतन विधि। कौन सी है? एक कौन सी? आयतन विधि। दो विधि है भी, एक तो भारात्मक विधि और एक आयतन विधि है। ठीक है, तो देखते हैं भारात्मक विधि। ठीक है, इससे अगर अपन मृदा नमी की मात्रा ज्ञात करते हैं तो प्रॉपर इसका पता नहीं चलता है, हमें उचित मात्रा का पता नहीं चलता है। इस विधि से अगर अपने मृदा नमी ज्ञात करते हैं तो प्रॉपर यानी उचित तरीके से पता नहीं चलता है। जैसे मृदा नमी, नम मृदा का भार, शुष्क मृदा का भार, मृदा नमी। भारात्मक विधि में कैसे करते हैं? मृदा नमी बराबर नम मृदा का भार माइनस शुष्क मृदा का भार इज इक्वल टू नम मृदा का भार। इंटू 100, यानी मृदा नमी भारात्मक विधि से इसी तरह से ज्ञात करते हैं। एक अगला पार्ट आता है अपना टेंसियोमीटर विधि। कौन सी आती है? टेंसियोमीटर विधि, यानी बलुई मृदा में नमी ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? हमें टेंसियोमीटर का उपयोग करते हैं। किसमें? बलुई मृदा में। बलुई मृदा में नमी ज्ञात करने के लिए, नमी ज्ञात करने के लिए टेंसियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बलुई मृदा में नमी ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टेंसियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब एक शब्द आता है अपना पीएफ। पीएफ शब्द किसने दिया था भाई? स्कोफिल्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मृदा नमी का ऋणात्मक दबाव को आंशिक मान होता है। ठीक है, ये तो हो गया मृदा नमी ज्ञात करना। उसके बाद आता है अपना एक परिभाषा है छोटी सी, पीएफ शब्द। पीएफ, पीएफ किसे बोलते हैं? पीएफ। ठीक है, पीएफ किसे बोला जाता है भाई? ठीक है, तो पीएफ शब्द किसने दिया था? स्कोफिल्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पीएफ शब्द स्कोफिल्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पीएफ शब्द किसने दिया था? स्कोफिल्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह मृदा नमी का ऋणात्मक दबाव को आंशिक मान होता है। यह मृदा नमी का ऋणात्मक मान आंशिक दबाव होता है। पीएफ शब्द स्कोफिल्ड नामक वैज्ञानिक दिया था। मृदा नमी का ऋणात्मक मान आंशिक मान होता है। मृदा नमी के ऋणात्मक दबाव का ऋणात्मक दबाव का आंशिक मान होता है। ऋणात्मक दबाव का आंशिक मान होता है। पीएफ शब्द स्कोफिल्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह मृदा नमी का ऋणात्मक दबाव का आंशिक मान होता है। मृदा नमी का ऋणात्मक दबाव का क्या होता है? आंशिक मान होता है। पीएफ शब्द में एक तो आता है पीएफ मतलब कितना होता है, किस किस चीज का कितना होता है? फील्ड कैपेसिटी, विल्टिंग पॉइंट और सीएमपी यानी क्रांतिक नमी बिंदु। कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी,
फिर आता है विल्टिंग पॉइंट, फिर आता है क्रांतिक नमी बिंदु। क्रांतिक नमी बिंदु कितना कितना होता है अभी, फील्ड कैपेसिटी कितनी होती है 2.53 पीएफ होता है। विल्टिंग पॉइंट का कितना होता है 4.18। 4.18। क्रांतिक नमी बिंदु का कितना होता है 4.54 भी 4.54 होता है। एफसी यानी फील्ड कैपेसिटी का 2.53 और विल्टिंग पॉइंट का 4.18 और सीएमपी यानी क्रांतिक नमी बिंदु का 4.54 होता है। ठीक है। राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है भी, गंगा नगर। और राजस्थान का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है भी, चूरू। राजस्थान का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है, चूरू। सिंचाई से संबंधित कुछ पॉइंट है। राजस्थान प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, कोटा में। राजस्थान है प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, कोटा में। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है भी, राजस्थान में, कोटा में। और अंतरराष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, श्रीलंका में। अंतरराष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन संस्थान, अंतरराष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, श्रीलंका। श्रीलंका में। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा में है और अंतरराष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन संस्थान कहाँ पे अभी, श्रीलंका में। अंतरराष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन संस्थान कहाँ पे अभी, श्रीलंका में। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा में और अंतरराष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन संस्थान श्रीलंका में। भारत का कुल सिंचित, ये राजीव गांधी जल प्रबंधन मिशन कब शुरू हुआ था, 5 जुलाई 2001 में। राजीव गांधी जल प्रबंधन मिशन, राजीव गांधी जल प्रबंधन मिशन कब शुरू हुआ था भाई, 5 जुलाई 2001 में। 5 जुलाई 2001 में राजीव गांधी जल प्रबंधन मिशन 5 जुलाई 2001 में शुरू हुआ था, भारत में शुरू हुआ था अभी। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है अभी, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल गेहूं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, गेहूं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है अभी, गेहूं। राजस्थान में कुल कृषि क्षेत्रफल के सर्वाधिक भाग में सिंचाई कौन सी है, श्री गंगानगर और राजस्थान, श्री गंगानगर। सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में कौन से जिले में है, गंगानगर में। और न्यूनतम सिंचाई कहाँ पे होती है अभी, राजसमंद में होती है। न्यूनतम सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में, सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला राजस्थान में कौन सा है, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और न्यूनतम राजसमंद, सिंचाई वाला जिला पूछ रहा है यहाँ पे, राजसमंद। ठीक है, जिला श्री गंगानगर और न्यूनतम सिंचाई राजसमंद में। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी होगी,
गेहूं। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा, अंतरराष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन संस्थान श्रीलंका और राजीव गांधी जल प्रबंधन मिशन 5 जुलाई 2001। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है गेहूं।